हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी और उसके बाद में जो आपका डिपार्टमेंट अलोकेशन होता है उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस समझने वाले हैं। ये वीडियो एसएससी के अलावा जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जो अलोकेशन प्रोसेस होता है वो ऐसा ही सेम टू सेम रहता है। कुछ कुछ उनका क्राइटेरिया रहता है तो वो उस हिसाब से अपना अलग कर सकते हैं, बाकी का ज़्यादातर चीज़ें सेम ही रहती हैं। इसमें अपना रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज डिटेल एनालिसिस किया गया है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। नोट कुछ देख लेते हैं। तो मैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट सेक्शन में करीब करीब 2 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो मतलब रिक्रूटमेंट सेक्शन होता है तो उसमें सारे के सारे आपका रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। जैसे अपना एसएससी एक रिक्रूटमेंट यूनिट है, उसी तरह से हमारे पोस्टल में भी एक रिक्रूटमेंट यूनिट होती है। उसके अंडर में मैंने 2 साल काम किया है, तो मुझे पता है कि कैसे किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है। ये वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी रेयर है। आपको अगर इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसएससी लिख के सर्च करेंगे तो आपको कुछ भी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो नहीं मिलेगी, इतनी ये वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके डाउट्स जो रहेंगे ना, अभी सीजीएल 24 आपने दिया है मेंस और आपको उसको सिलेक्शन के बारे में सोचना है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, या सीएचएसएल वगैरह में आपका या फिर मतलब कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, तो उस हिसाब से आपका पूरा वीडियो डिजाइन किया गया है। शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। तो आपकी आंसर की सबसे पहले रिलीज होती है, उसके 1 महीने बाद में आपका करीब करीब 1 महीने बाद में आपकी फाइनल वैकेंसी रिलीज हो जाती है। उसके साथ में आपका पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भी आ जाता है। अभी ये सीजीएल का जो 2024 का जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म है वो मार्च में आ सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, उसके बाद में आपको जब आप उसको भर देंगे, उसको मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे, उससे करीब 2-3 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। जैसा कि अभी 2 साल से सीजीएल 22 और 23 के हिसाब से देखा जा रहा है, तो करीब करीब 2 से 3 मतलब 3 महीने के आसपास उसमें लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, वो है सिलेक्शन मेथड क्या होती है एसएससी के थ्रू। तो वो अपन जान लेते हैं कि सबसे पहले जो डिपार्टमेंट होता है वो अपना एक रैंक वाइज लिस्ट प्रिपेयर करता है। रैंक वाइज माने एक रैंक में आया है, कोई सेकंड रैंक पे आया है, कोई थर्ड रैंक पे आया है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा जो है कैंडिडेट को अलॉट करते हैं। और आपने अगर एसएससी का कोई भी रिजल्ट प्रीवियस वाला देखा होगा तो उसमें रैंक वाइज ही अलोकेशन होता है। उसके बाद में वो वैकेंसी का चार्ट लेते हैं, जैसे कि एएसओ की इतनी वैकेंसी है, और डीएम में इतनी वैकेंसी है, पीएसए में इतनी वैकेंसी है, और टीए में इतनी वैकेंसी है। तो वो सारी चीज़ें वैकेंसी का चार्ट लेते हैं वो, और साथ के साथ में कैटेगरी भी वो ध्यान रखते हैं, मतलब उसमें कैटेगरी भी चीज़ लिखी रहती है। उसके बाद में अपना कैटेगरी का एक सेकंड, हाँ, उसके बाद में अपना कैटेगरी का क्राइटेरिया भी रहता है एक, कि जैसे आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ले रहे हैं या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन आपको ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी आती है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जो भी आपकी पोस्ट हैं वो आती हैं, सॉरी कैटेगरी है वो आती है। और इस हिसाब से आपका पहले सबसे पहले जो अलोकेशन होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सीट पे होता है, यानी कि सबसे पहले आपको जो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, जैसे कि ओएच हो गया और एचएच हो गया। एचएच माने हियरिंग हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, या फिर कोई अदर हैंडीकैप हो गए, और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन है। तो उस हिसाब से वो पोस्ट सबसे पहले उनको अलॉट की जाती है। जैसे कि मान के चलिए यूआर में अगर 10 पोस्ट हैं, तो 10 में से मान के चलिए अगर एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी मिला के अगर 2 पोस्ट हैं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, मान के चलिए 2 पोस्ट हैं उसमें, तो सबसे पहले इन 2 पोस्ट को फिल किया जाएगा। ठीक है, और ये 2 पोस्ट भी ऐसे फिल की जाएंगे कि मान के चलिए अगर ओबीसी का कोई बंदा है जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आ रहा है, तो फिर उसको मान के चलिए उसने ओबीसी का कट ऑफ क्वालिफाई किया है लेकिन यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया है, तो उसको ओबीसी में दे देंगे। और अगर उसने यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई किया है तो उसको यूआर की वैकेंसी में काउंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी को देंगे। तो इसका जो सिलेक्शन का चांस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए इसकी कट ऑफ भी
थोड़ी सी कमी जाती है। और इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। तो रिजर्वेशन सिस्टम कैसा रहता है कि जैसे आपने जो भी आपका आप एग्जाम दे के आए हैं, तो उसमें आपका यूआर के अंडर में आपके अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपके टीयर वन में भी जो मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है, वो आपने यूआर से क्वालिफाई की, टीयर टू में भी यूआर यूआर से क्वालिफाई की, आपकी जो एज है वो भी यूआर से मतलब यूआर के अनुसार ही है, आपने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, डीईएसटी वगैरह हो गया, या सीपीटी मतलब कंप्यूटर का जो भी रहता है, कंप्यूटर का जैसे आपने सीपीटी पोस्ट भरी तो उस हिसाब से आपको अगर यूआर के अंडर क्वालिफाई कर रहे हैं आप, मतलब इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप सारी चीज़ों में यूआर के अंडर क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आपको यूआर के अंडर आपको काउंट किया जाएगा, आपको यूआर की सीट अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, मेरी बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आपको यूआर की सीट अलॉट कर दी जाएगी अगर आप इन सभी चीज़ों में यूआर के अंडर में क्वालिफाई हो रहे हैं तो। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में अगर यूआर से क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिखिए ना, इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ में भी अगर आप यूआर से क्वालिफाई नहीं होते हो, मान के चलिए आपने टीयर वन में यूआर से क्वालिफाई कर लिया, टीयर टू में भी यूआर से क्वालिफाई कर लिया, एज में भी कर लिया, सीपीटी में भी कर लिया, लेकिन आप डीईएसटी में जो है परसेंटेज जो एरर रहता है उसमें यूआर से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको यूआर की सीट नहीं मिलेगी, किसी भी केस में आपको यूआर की सीट नहीं मिलेगी। फिर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी कैटेगरी मिलेगी। मान के चलिए ओबीसी है तो आपको ओबीसी मिलेगा, एससी है तो एससी मिलेगा, एसटी है तो एसटी मिलेगा, उस हिसाब से आपको सीट मिली जाएगी। अगर आप इस प्रेफरेंस जो फॉर्म आता है उसको अगर आप मतलब फिल नहीं करते हो तो फिर आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपका जो सिलेक्शन है वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन ये सारी चीज़ों को। जैसे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, असल में ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं जब अपन बड़े डेटा पे काम करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी रहती हैं, कैटेगरी भी उसी हिसाब से रहती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैकेंसी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन रहता है, तो ये डेटा ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसको देखने उसके लिए हमने एक नॉर्मल सा एक सिंपल जो है एग्जाम्पल तैयार किया है। इसमें लिखा है कि यूआर में 5 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 3 वैकेंसी हैं, एससी और एसटी की एक एक वैकेंसी है। और ये जो स्टार मार्क्स दिख रहे हैं आपको, ये रिजर्वेशन को शो कर रहे हैं, यानी कि ए लोगों ने किसी ना किसी एक चीज में अपना रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, जो कि मैंने ऊपर बताया था। मान के चलिए टीयर वन में या टीयर टू में डीएसटी वगैरह में ये लोगों ने उसकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो इनको फिर इनकी कैटेगरी के अनुसार दिया जाएगा। मान के चलिए ये एसटी वाला, ये 5 नंबर वाला जो कैंडिडेट है जिसकी रैंक 5 आई थी, तो इसने अपना यूआर से जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी भी एक स्टेज में, तो इसको फिर इसकी रिस्पेक्टिव जो सीट है वो दी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि मान के चलिए ये नेम है बंदों के और ये उनकी रैंक आई है। ये 1 से लेकर 10 रैंक तक बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि वैकेंसी भी 10 ही है। तो इनको किस तरह से अलोकेशन किया जाएगा, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे 1 नंबर वाला बंदा है, इसकी एक रैंक है, इसके पास किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया इसने, तो इसको यूआर में काउंट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कैंडिडेट जो अपना ओबीसी का है, उसने ओबीसी का कोई ना मतलब यूआर का रिजर्वेशन किसी भी एक स्टेज में नहीं ले पाया, वो मतलब यूआर का जो क्राइटेरिया रहता है उसको फुलफिल नहीं कर पाया वो किसी भी एक स्टेज में, या मल्टीपल स्टेज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एक ही स्टेज में हो, तो फिर इसको उसकी रेस्पेक्टिव सीट यानी कि ओबीसी मिल जाएगी। इसी तरह से तीसरा बंदा भी ऐसा ही है, जिसने भी अपने जो यूआर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो इसको फिर इसकी रिस्पेक्टिव सीट एससी अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से 4 नंबर वाला जो कैंडिडेट है, जो डी कैंडिडेट है अपना, तो इसने कोई भी रिजर्वेशन नहीं लिया है, लेकिन अभी यूआर में सीट खाली है, यूआर में अभी एक ही सीट बची है, तो फिर इसको यूआर में पटक देंगे। ठीक है, इसी तरह से एससी एसटी वाला है, ये 5 नंबर वाला कैंडिडेट, इसने भी यूआर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा है, तो फिर इसको एसटी दे देंगे। और बाकी का अपन जो एफ नंबर वाला कैंडिडेट है, एफ जी एच तक जो है, तो अभी यूआर में तो केवल 2 ही वैकेंसी फिल हुई है, बाकी की अभी 3 वैकेंसी और खाली है यूआर में, तो फिर इन तीनों को अपन यूआर में दे देंगे। और अभी जो बाकी के जो 9 या 10 नंबर के जो कैंडिडेट बचे हैं,
9-10 नंबर के कैंडिडेट बचे हैं, उनको ओबीसी में 2 सीट खाली हैं तो उनको ओबीसी में दे देंगे। अगर वो ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, ओबीसी के कैंडिडेट हैं तभी उनको मिलेगा, एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो नहीं मिलेगा, फिर वो नॉट सिलेक्टेड हो जाएंगे और ये सीट जो है खाली रह जाएंगी, ठीक है। और वैसे ऐसा रहता नहीं है क्योंकि बहुत सारे लड़के रहते हैं, अभी ये 10 लड़कों का ही बताया मैंने, लड़के तो बहुत सारे रहते हैं, तो फिर अगला उसका जो होगा ना, फिर उसको अगला ओबीसी जो बचा होगा उसको दे देंगे, क्योंकि ओबीसी की भी सारी सीट भरनी है। ओबीसी की आप देख सकते हैं कि 1 2 3 सीट भर गई, यूआर की भी आप देख सकते हैं कि 5 सीट भर गई, और एससी और एसटी की भी एक एक सीट थी तो वो भर गई, यानी कि कुल मिला के सारी की सारी वैकेंसी, सारी की सारी सीटें जो है वो भर जाएंगी, ठीक है। अब ये तो मतलब ऐसा सिंपल से मैं डेटा लिया है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी अलोकेशन कैसे करते हैं डिपार्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अपने एसएससी का जो अलोकेशन हुआ था वो आपने देख लिया, इस तरह से अलोकेशन करते हैं वो लोग, लेकिन अलोकेशन डिपार्टमेंट में कैसे होता है, इस तरह से इस तरह से आपका अलोकेशन जब एसएससी कर देता है तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, किस कैटेगरी में पोस्ट मिली है, ठीक है। मतलब किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है और कौन सी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि मतलब आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है या नहीं लिया है, उस हिसाब से फिर आपको आपका जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो मिलता है, उसी में लिखा रहता है, जैसे कि B03 है, B05 है, ऐसे करके। और फिर उसके बाद में आपको ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो स्टेट, जोन या फिर कमांड की प्रेफरेंस के बारे में पूछते हैं। कुछ डिपार्टमेंट नहीं पूछते, वो अपने मन से अलोकेशन करते हैं। तो जोन, स्टेट और कमांड की प्रेफरेंस पूछने के बाद में आपको वो चीज़ भरनी पड़ती है कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए, कौन सा जोन चाहिए, कमांड चाहिए। अगर आप उस स्टेट में जैसे आपका होम स्टेट है तो आप अपना होम स्टेट पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसके बाद में आपका जो नियर बाय स्टेट है उसको आप रखेंगे। इस तरह से आप सारे के सारे जो स्टेट दिए गए हैं उसको सारे को फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इस चीज़ को अगर स्किप भी करते हैं ना, ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जैसे स्टेट प्रेफरेंस आई तो अगर आप उस चीज़ को स्किप भी कर दिया आपने तो वो लोग अलॉट कर देते हैं आपको, फिर जिस बंदे ने प्रेफरेंस दी होगी उसको पहले उसको अलॉट करेंगे। अगर उसको नहीं मिल रहा होगा ना तो फिर आपकी वजह से उस बंदे को मिल सकता है, अगर आपने जो है अपना स्टेट का प्रेफरेंस नहीं दिया है तो फिर उस बंदे को मिल सकता है। और फिर जब सबसे लास्ट में कोई एक ऐसी स्टेट बचेगा जिसमें काफ़ी मतलब वैकेंसी बची है आपकी वजह से, तो फिर आपको उस सबसे लास्ट में जो स्टेट रहेगा उसको, उस स्टेट को आपको अलॉट कर देंगे, ठीक है। अभी ये सबसे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे वीडियो पे, तो इसके बारे में आप जान लेते हैं कि अगर जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में स्टेट का अलोकेशन कैसे होता है और अदर डिपार्टमेंट में स्टेट का अलोकेशन जो है कैसे होता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में जो स्टेट का अलोकेशन है ना, वो जैसा मैंने ऊपर बताया, ऊपर ये मैंने एसएससी का जो क्राइटेरिया बताया है ना, एसएससी कैसे अलोकेशन करती है इस तरह से, ठीक उसी तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट अपना सारे के सारे स्टेट का अलोकेशन करती है। जैसे कि अगर आप यूआर से क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको यूआर में ही सीट मिलेगी। मान के चलिए अभी 316 नंबर है क्वालिफाई कट ऑफ यूआर की 2400 ग्रेड पे से, तो आपको अगर आपके 317 नंबर आ रहे हैं या 316.5 भी नंबर आ रहे हैं ना, तो आपको वो यूआर में ही कंसीडर करेंगे, ना कि आपकी कैटेगरी में। चाहे आपकी कैटेगरी एससी हो, एसटी हो, कोई मतलब नहीं निकलता। चाहे आप पीडब्ल्यूडी क्यों ना हो, आपको चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, उससे मतलब नहीं निकलता। आपने अगर यूआर की कट ऑफ के आधा नंबर भी ज़्यादा ले आए ना, तो फिर आपको यूआर में ही काउंट करेंगे। अगर यूआर से कम नंबर आप लेके आते हो तो आपको फिर आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको स्टेट का अलोकेशन किया जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान वाली बात क्या है कि जैसे आप यूआर से मान के चलिए 316 नंबर यूआर की कट ऑफ गई और आपके मार्क्स आए 316.55, ठीक है, तो आप यूआर में सबसे ज़्यादा पीछे हो जाओगे। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि आप अभी यूआर में सबसे ज़्यादा पीछे हो गए हो, क्योंकि अगर आपके 316.5 हैं और ओबीसी की कट ऑफ गई है मान के चलिए 312 नंबर,
और यूआर की कट ऑफ गई है 316 नंबर। तो आप देखिए कि आप इधर से केवल 0.5 मार्क्स ज़्यादा हैं और इधर से 4.5 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो आप मुझे बताइए कि किस चीज़ में आपकी रैंकिंग ज़्यादा रहेगी, ओबीसी में या यूआर में? आप मुझे बताइए। या फिर अगर इसी तरह से अगर एससी की भी देख लें, तो एससी की मान के चलिए 308 नंबर कट ऑफ जाती है या 305 नंबर कट ऑफ जाती है, तो आप 305 से कितने नंबर ज़्यादा हैं इधर? तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी रैंकिंग कहाँ से कहाँ चली जाएगी पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आपकी रैंकिंग कम हो जाती है ना, तो फिर आपका स्टेट जो है साउथ में मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख के अपना पोस्ट प्रेफरेंस बनना है पीएसए का। अदर डिपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। अदर डिपार्टमेंट ज़्यादातर हैं उनमें अपना स्टेट का एलोकेशन या जोन वगैरह का एलोकेशन ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। कैसे मान के चलिए आपकी यूआर में, यूआर की कट ऑफ गई है 316, ओबीसी की कट ऑफ गई है आपकी 312 नंबर, यह भी रफ एस्टिमेट है, और आपके मार्क्स आए हैं 317। ठीक है। अभी आपने कोई स्टेट चूज करने के लिए बोला, जैसे आपने टीए वगैरह है या कोई भी 2400 ग्रेड पे का, ये 2400 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2400 ग्रेड पे की आपने कोई भी स्टेट चूज किया, जैसे आपको टीए मिल गया, फिर आपने स्टेट चूज किया कि जैसे आपको सबसे पहले दिल्ली चाहिए, ठीक है, उसके बाद में आपको मान के चलिए राजस्थान चाहिए। तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि आप अभी यूआर से एक ही नंबर ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, वो आपका चेक करेगा कि आपको आपकी प्रेफरेंस के अनुसार, जैसे आपने सबसे पहले दिल्ली डाला है, तो दिल्ली में आपको जो है 317 मार्क्स से मिल सकता है या नहीं मिल सकता यूआर के अंडर में। वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यूआर में आपको दिल्ली में 317 मार्क्स से मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर नहीं मिल पा रहा है, मान के चलिए आपके एक ही नंबर ज़्यादा है यूआर से और आपकी रैंकिंग है काफ़ी लो, तो आपको यूआर के अंडर दिल्ली में नहीं मिलेगा। सिंपल सी श्योर बात है कि आपको दिल्ली में यूआर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एक ही नंबर ज़्यादा है, आपकी रैंकिंग भी कम है। फिर वो लोग देखेंगे कि आपको ओबीसी से, आपके ओबीसी या रेस्पेक्टिव कैटेगरी जो है उससे आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब मान के चलिए एससी की कट ऑफ 305 गई है मान के चलिए, और आपके मार्क्स है 317। ठीक है, तो आपके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा है, आपकी रैंकिंग एससी में काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वो देखेंगे कि एससी, एक सेकंड, तो फिर वो देखेंगे कि आपको एससी में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अगर आपको एससी में दिल्ली मिल, एससी से दिल्ली मिल रहा होगा, तो फिर आपको वो दिल्ली दे देंगे एससी के थ्रू। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अदर डिपार्टमेंट में स्टेट का अलोकेशन कैसे होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो। पोस्टल असिस्टेंट का तो मैंने तो बता चुका है। पोस्टल में यूआर का अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया तो आप यूआर के अंडर में माने जाओगे। ठीक है, वो कट ऑफ जो है सारी की सारी स्टेज में काउंट होगा, टीयर 1 टीयर 2 डीईएसटी वगैरह सब चीज में, हर एक चीज में आपने यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई की है तो आप यूआर के अंडर माने जाओगे, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया। अदर डिपार्टमेंट्स में कैसा होता है कि अगर आपने यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई की है और आप यूआर के अंडर में अगर सिलेक्ट नहीं हो रहे हो आपकी प्रेफरेबल लोकेशन पर, तो फिर आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अनुसार देखेंगे, और अगर आप रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अनुसार आपकी प्रेफरेबल पोस्ट पर आप सिलेक्ट हो सकते हो, तो फिर आपको जो आपके प्रेफरेबल लोकेशन है उस जगह पर आपको दे देंगे वो। ठीक है, लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करता है और ना ही पोस्टल डिपार्टमेंट ऐसा करता है, लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट ऐसा करती हैं जब स्टेट एलोकेशन की बारी आती है तब। एक कोर्ट केस भी हुआ है इसके रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पुराना है, 3 से 4 साल पुराना कोर्ट केस है। उसमें भी उन्होंने इसी तरह से उनका अलोकेशन कर दिया था कि यूआर से उनकी एक दो मार्क्स ज़्यादा थे तो उनका अलोकेशन यूआर में कर दिया था, उनकी रैंक हो गई थी नीचे, तो उनको दिल्ली मिलना था तो उनको दिल्ली ना मिलके किधर और मिल गया था। तो उसके थ्रू उन्होंने कोर्ट केस किया था, मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोर्ट केस है, आप देख सकते हैं। इसको आप अगर ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाकी मेरे पास तो केवल पीडीएफ ही है इसका।
तो इसमें सारा का सारा चीज़ें लिखी गई है। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें सारी की सारी आपकी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी और आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा का पूरा कोर्ट केस थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि पीडीएफ से लिंक पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी ये। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको आराम से पॉज करके वीडियो को, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं अपना पूरा का पूरा जो कोर्ट केस है वो धीरे धीरे निकाल देता हूँ। आप वीडियो को, एक सेकंड, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्ट केस है, करीब करीब 8 पेज का है ये कोर्ट केस। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन है वो है ना, लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट को बिलोंग टू दैट कैटेगरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको भी आराम से पढ़ के देख सकते हैं कि वो वही लिखा है जो मैंने बताया, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है उसमें। वही लिखा है कि मतलब ओबीसी से उसकी रैंक कम हो जाएगी और लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट को आप ऊपर रख देंगे। ओबीसी में मान के चलिए 300 आपके 316 नंबर आए तो 315 नंबर आए आपके, वो कट ऑफ गई है यूआर की 316, तो आप ओबीसी से टॉपर हो जाएंगे या अपनी कैटेगरी से टॉपर हो जाएंगे। लेकिन जो अगर आपकी मतलब 317 गई है तो फिर आप यूआर से सबसे नीचे पहुंच जाएंगे ना, यूआर की कट ऑफ से। तो वही चीज लिखी गई है इसमें कि आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अगर नंबर ज्यादा लाया हूं तो मेरी मेरिट भी ज्यादा है, तो फिर मुझे अपनी प्रेफरेबल लोकेशन मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइनल जो डिसीजन रहता है वो लिखा गया है इधर। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये फाइनल डिसीजन है उस चीज के प्रति। अपनी वीडियो पर वापस आ जाते हैं। तो आपने देख लिया कि कोर्ट केस उसके अनुसार हुआ है। और आगे बात कर लेते हैं अपना स्टेट एलोकेशन। जब आपका हो जाता है उसके बाद में क्या रहता है कि कुछ कुछ पोस्ट में ऐसा रहता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में वो आपको फर्दर कैडर प्रेफरेंस भी मांगते हैं। जैसे कि पीए में आपको बता देता हूँ, पोस्टल असिस्टेंट में। बाकी डिपार्टमेंट की मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मतलब कैडर प्रेफरेंस भी होता है कि नहीं, इतनी जानकारी नहीं है बस। तो उधर आप देख सकते हैं कि पीएसीओ होता है, पीएपीओ होता है और ऐसे होता है अपना सॉर्टिंग असिस्टेंट। मैं अभी पीएसीओ के अंडर में काम कर रहा हूँ। और पीएपीओ जो आप अपने डाकघर में देख सकते हैं ना, वो सारे पीएपीओ होते हैं। और रेलवे में जो पोस्टल डिपार्टमेंट के अंडर जो लोग काम करते हैं वो लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, पीएससीओ में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, पीओ में और एसए में लोअर कट ऑफ जाती है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम होता है। अभी आप जैसे आप उसका प्रेफरेंस भर देते हैं कैडर वाइज, तो फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है रेस्पेक्टिव यूनिट से, या फिर मतलब जो रेस्पेक्टिव यूनिट रहती है वहीं से आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। और आपको उधर जो भी आपको जगह बताई जाती है उधर आपको रिपोर्ट करना रहता है। जितना भी टाइम पीरियड आपको बताया जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको और 10 से 20 दिन का टाइम और दे सकते हैं वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। अगर आप फिर भी ज्वाइन नहीं करते या आपने किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उनको, मान के चलिए आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, आप कोई नेक्स्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर किसी भी कारणवश आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो आप उनको मेल कर सकते हैं। आप उनको अच्छे तरीके से मतलब किसी प्रॉपर कारण जो आपका है उसके थ्रू आपको बता सकते हैं उनको कि मैं मतलब 6 महीने का एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, या ज़्यादा एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, 2 महीने का या 3 महीने का जो भी है। तो उस हिसाब से आपको मेल वगैरह करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है ना वो सारा का सारा कैंसिल कर देंगे डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी है इस चीज़ में। जब आप उसको रिपोर्टिंग करने जाते हो तो आपका डीपी होता है सबसे पहले। और ये चीज़ें सीजीएल 2022 से और 23 से ही कर दी गई हैं, नहीं तो पहले डीबी अलग होता था, फिर उसके बाद में रिजल्ट आता था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं कि मतलब फिर आपका डीबी होगा और मेडिकल होगा उसके बाद में, और उसके बाद में आप अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहता है। इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन वीडियोस को बनाने के लिए, और टाइम की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी है इधर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।